ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وأنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه। इसे आप हल्के में ना लें। अगर तारीख उठाकर देखें किसी भी पार्टी की तो उसका आगाज ऐसा नहीं है जितना अच्छा आपका आगाज होने जा रहा है। और उस आगाज में सबसे पहली तकरीर हो रही है आज जनाब मुर्तजा आलम साहब की, जिनको मैं 5 मिनट का वक्त देता हूं कि बड़ा मेहरबानी वो अपनी तकरीर दे देंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हलाल खोर कौन है क्या। हलाल खोर कौन जो सदियों से पीढ़ियों से परंपरागत किसी ने सिविलाइजेशन के कि 2-3 बातें आज की मैं कहना चाहता हूं कि इस दलित समुदाय को पैसे की समानता के आधार पर शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल किया जाए, जैसा कि हिंदू समाज की अन्य कौमें जो सफाई के पेशे में संलग्न हैं, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन का तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुला कर देगा कोई, इस धोखे में मत रहना। तो साथियों, अपने हक को, अपने अधिकार को लेने के लिए आपको एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। जनाब अमीर साहब, जो हमें खुशी हो रही है कि आज शहीद साहब से ही नहीं बल्कि मेहमान खुसूसी की हैसियत से बिहार के आए हुए सांसद अली अनवर अंसारी साहब से भी मेरी ही नहीं हम सब भाइयों की मुलाकात होने जा रही है। और इन सब का क्रेडिट जाता है आज इस प्रोग्राम के संयोजक आज जनाब अनीस मंसूरी साहब को। एक चीज और मैं पहले से ही आपका जहन इस तरफ ले जाऊं, असल में हर जगह पर तो उन्होंने यहां ये नहीं देखा कि वो भाई है, बल्कि ये देखा कि ये दलित मुस्लिम पिछड़ा है, इसलिए उसे आज के पे डाला गया। और एक बात मेरे दूसरे भाई ने कही, मजहब की वजह से बाबरी मस्जिद के शहादत के फैसले की बुनियाद पर, तो मैं आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। चलो आगे बढ़ो, हक के लिए भाई पास मांगो। चलो आगे बढ़ो, हक के लिए भाई पास मांगो। अभी भी वक्त है मांगो, अभी हिम्मत नहीं बदली। उठा लो परचमे शौकत, जरा तुम हाथ में ताज। उठा लो परचमे शौकत, जरा तुम हाथ में ताज। कहो उनसे हमारी कौम की अजमत नहीं बदली। साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है। आप जज्बात में बताइए, आप चोट दीजिए। मैंने बिहार में चोट देने का काम किया है। मैंने लालू यादव और नीतीश कुमार और रामविलास पासवान को 1 जुलाई को मैंने 2005 में मंच पर बुलाकर कहा था, बिहार में पासमानदा मुसलमानों की आबादी 1,37,00,000 बिहार में पासमान टोटल मुसलमान है, जिसमें 1,25,00,000 का पासमानदा मुसलमान है। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में भेजने की बात होती है तो कभी सैयद शाहबुद्दीन और सैयद शाहनवाज जैसे लोगों को आप भेजते हैं। इस बार लालू जी हम सबक सिखाए। केंद्र सरकार ने जबरदस्त छलावत किया हमारे साथ, तब
जब 9% पर रिजर्वेशन दिया, 9 मुस्लिमों को नहीं दिया। उसके बाद अब छलावा कर रही है 5% अपने कांग्रेसी सूबा में रिजर्वेशन देके लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब खबर पड़े तभी जानते थे कि ये रिजर्वेशन तो चल नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून में उसके लिए तरमीम करना पड़ेगा, तब्दीली लानी पड़ेगी। 50% से रिजर्वेशन अधिक नहीं हो सकता। तो केंद्र सरकार अगर ईमानदार होती हम मुसलमानों के लिए तो पहले कानून में तब्दीली करके अमेंडमेंट करके 50 से ज्यादा 55% या 60% रिजर्वेशन का इंतजाम करती, फिर अपने सूबे में हमारा धोखाधड़ी कब तक चलेगा? कब तक आप समझोगे इस धोखाधड़ी को? मैं उत्तर प्रदेश सरकार की भी बात करता हूँ। मैं जानता हूँ आज नया मुख्यमंत्री है, जब मुख्यमंत्री नहीं हुआ करती थी मैं उनका खातून था, वो कहा करती थी कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो 27% में जो मंडलियां उनको 8.4% मिल शिकार से सरहदी पिराई माइग्रेन दुनिया मसूरी है। मेरे भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लड़ाई लड़ने के लिए वो जंगल तो बढ़ेगा, पहले खेत में जगो, उसके बाद एक, अगर एक नहीं हो गए तो लड़ाई नहीं हो सकती। यह उंगलियां अलग रहेंगी। 26-27-28 आते हैं जो उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम पसमादा कहते हैं। मैं ये कहूँगा जिन लोगों ने ये पहल किया और ये हम सजाया वो काबिले तारीफ भी नहीं है, उनका एहसान सदियों तक आने वाली पीढ़ियों पर है। जनाब हाजी मोहम्मद हारून साहब जो हलवाई समाज से हैं वो तशरीफ लाएं, लेकिन दरखास्त है हाजी साहब वक्त पर लिहाज करें, 5 मिनट अपनी बात आपको मुकम्मल करनी है। जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए। वो ऐसी शख्सियत तस्लीम लाने वाली है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की पसमानगी का सबब तलाश किया है। हमारे बारे में हमारे साथ साजिशें भी हुई हैं, हमारे साथ तात्सुब भी बरता गया है, हमारे अपनों ने ही हमें दबाने और कुचलने की कोशिशें भी की है। मैं अपनी बात ज्यादा देर तक आपके बीच में रखूं क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे, सिर्फ ये कह के चला जाऊंगा कि आप अपनी औलादों को, अपनी आने वाली नस्लों को कैसा भारत दे के जाना चाहते हैं, इस पर गौर करना होगा। काबिले मुबारकबाद है इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने वाले अनीस मंसूरी साहब और हमारे बिहार के सांसद भाई अली अहमद साहब, और जिन जिन शख्सियात को उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर मदऊ किया है वो सब के सब एक नायाब बातों का खजाना आपके बीच में लाके पेश करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ ये कह के गुजरूं कि आज जो दशा हमारी है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे अंदर एहसास कमजोरी ने इतना घर कर दिया। देखिए, 2 एहसास दुनिया में बहुत बुरे हैं। एक एहसास बकरी जो फिरौन को हो गया था, उसको बकरी का एहसास हुआ तो उसकी अपनी आखिरत खराब हुई, लेकिन एहसास कमजोरी ने हमारी नस्लों को पंगुल बना दिया। ये एहसास कमजोरी अपने दिल से निकालनी होगी। इन्हीं बातों के साथ साहब ने और अली उमर साहब ने बाकी सारे लोगों ने मिलकर काम किया, जिससे बरेली मंडल से बरेली बदायूं शाहजहांपुर और पीलीभीत के लोग और दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पर मंसूरी समाज के साथ में दीगर समाज के लोग भी बुलाए गए हैं। मुरादाबाद मंडल से मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, जेपी नगर, खुर्जा, हापुड़, सहारनपुर, मेरठ, उनकी टीम ने एक काम ये क्या खुद आए लेकिन साथ में दूसरे समाज को लेकर आने का भी काम किया। इसी तरह से आगरा, फतेहाबाद, आयरगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, औरैया, एटा, काशीराम नगर, हाथरस, इटावा, कन्नौज, हरदोई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर बुलाने की जरूरत पड़े तो लाखों की तादाद में यहाँ पर अपनी जाबाजी और कुर्बानी देने के लिए लोग तैयार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कोर कमेटी के लिए इस प्रोग्राम के लिए मखसूस लोगों को बुलाया गया है। ये 2-4 हजार लोग नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले कल में जब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो इनकी तादाद लाखों में नहीं, इंशाअल्लाह करोड़ों में आपको नजर आएगी। कोर कमेटी में जो प्रदेश के सदस्य हाजी मुमताज अहमद साहब, हाजी सरार अहमद सैफी साहब,
मेरा नाम है मोहम्मद नसीब रायनी साहब बाराबंकी से, हाजी अब्दुल रऊफ साहब हाशमी, चौधरी आलिमर कुरैशी साहब, वाइस हुसैन भोसी साहब, वकार अहमद हवारी, आशिक पसमानदा, अकबर अली सिद्दीकी, इसाक अहमद अंसारी, अनवार अहमद अन्नू, रहमत अली रहमानी, इंजीनियर मोहम्मद समी खान साहब और डॉक्टर अब्दुल मजीद, मौलाना मोहम्मद कासिम साहब जो सलमानी समाज से, अलवी समाज से, गुजर समाज से हैं। मैं आपको बताऊं कि वो इस कोर कमेटी के मेंबर हैं जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम में मखसूस लोगों को लाने का काम किया है और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर आली जनाब अनीस मंसूरी साहब जिनकी टीम ने रात और दिन एक करके अपनी मेजबानी का और इसको अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं दरख्वास्त करूंगा कोर कमेटी के उन जिम्मेदारान से कि वो आए मंच पर बैठे हैं। मोहतरमा परवीन इसी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ कबूल होनी चाहिए और कबूल है। पश्चिम बंगाल में मेरी बात तुम्हारे पूरी पता ना पड़े, मैं इंसान कोशिश करूंगा जब मैं तुम्हें अपनी बात समझा दूं। जगदी बिरादरी का जो मेन पेशाब भैंसपाल ने कहा कि लखनऊ में बहुत सारी हमारी बिरादरी यहाँ है। अब देखो आज एक बात सीख के जाओ, त्याग की मिसाल है, अहमदाबाद में सीट भी अपने अपने मुझे उसने कहा समाधि के फूट के छीन के डाले। तो ये हिंदुस्तान में या बिना रोए तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जिसके लिए सारे काम करे, दूसरे दखल करते, दूसरे घर में आग लगाते, किसी कुएं में घेरते। और जब बच्चा रोए जब दूध पिला जब ये सोचता है पसमानदा में आती है इसलिए मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जरूरी बातें बता दूं। हमारे दरमियान में आज जिन्हें हम बहुत विश्वास का शुक्र एहसान है कि उसने हमारे बीच जनाब अनीस मंसूरी जैसे मर्द मुजाहिद को सभी पसमानदा बिरादरियों को उनके हुकूक दिलाने के लिए खड़ा कर दिया है, तो हमको एक साथ जोड़ने के लिए अथक कोशिश कर रहे हैं और तन मन धन से इस काम में लगे हुए हैं, जिसके लिए यूपी के सभी अजला का लगातार उन्होंने दौरा किया है और आज का पसमानदा बिरादरियों का ये इज्तिमा उनकी काविशों का नतीजा है। जनाब मोहतरम योगेंद्र यादव जी उनका भी और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और मुस्लिम महाज के ऑल इंडिया के सदर अली अनवर साहब जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। बहुत बड़ा कारनामा किया है अनवर साहब ने। साथ में ईसा मौलाना ईसा मंसूरी साहब जो लंदन से तशरीफ लाए हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। हमारे दरमियान में प्रदेश के सदर हाजी निसार अहमद अंसारी साहब, उनका भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल है। जनाब संदीप पांडे जी, मोहतरमा परवीन अय्यूबी इदरीसी साहिबा, उनका भी इस्तकबाल है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जुनैद अहमद बनारसी साहब बिल्ला, उनका भी इस्तकबाल है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। और ताजुद्दीन मंसूरी साहब जो बिहार के प्रदेश सदर हैं, उनका भी यहां पर इस्तकबाल है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। अनीस भाई से दरख्वास्त करके तशरीफ रखें और बिना कोई वक्त गंवाए इस प्रदेश के नौजवान सदर आली जनाब अनीस मंसूरी साहब इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही मोहतरमा परवीन अय्यूब साहब, चीफ जस्टिस लंदन से तशरीफ लाए मौलाना ईसा मंसूरी साहब, माजी सरकार
देना नहीं है। बुलंदियों के बहुत वक्त का सिकंदर बन, बहुत तो लूटा तुझे तेरे रहनुमाओं ने, भला तो इसमें है तू खुद ही अपना रहबर बन। आप जरा ध्यान से सुने, घरेलू नाले के पानी का जलीय पौधों का शोधन कर उसमें जलीय फलों का उत्पादन, फिर उसमें मत। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसे अति विशिष्ट बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये बच्चा इसके लिए और हमारे लिए यादगार दिन बन जाए कि आज इस मुल्क की एक बड़ी शख्सियत जिन्हें राजेंद्र प्रसाद शिक्षक के नाम से जाना जाता है, इन पिछड़े महाज का, किसी पसमानदा महाज का एक जीता जागता चमत्कार है। अब मैं दरखास्त करूंगा मौलाना जुनैद बनारसी साहब किबला से कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। आप लोग कोई नारा नहीं लगाएंगे, सिर्फ तालियां बजाएंगे। और जो लोग हाल भर चुका है, तो मैं आपके लिए जानकारी बता दूं कि जो पंडाल बना हुआ है वहां पर डायरेक्ट वहां पर देखने को मिलेगा, और जो साहब जाना चाहें वहां पर जाके देखें। और हकीकत तो ये है कि हर आदमी आज सच्चर साहब को, अनवर साहब को, अनीस साहब करूंगा वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। और बराए मेहरबानी बड़ी दरखास्त है कि वक्त का लिहाज रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अनीस मंसूरी साहब, मोहतरमा परवीन अयूब साहिबा और जनाब हाजी निसार साहब, इन तमाम लोगों की मेहनत फ़आलियत से आज हम यहाँ जमा हैं। करें और किसी का नाम लेने तो उसकी इज्जत बढ़ जाए, लेकिन अलिफ से ये तलक अल-किस्सा, जो भी नाम दिलकश हो, हर एक से खुशनुमा होकर हर एक की दास्तान की। मुझे खुशी है कि लखनऊ जो शहर रंगूबू कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि मुतालिबात मांगने से नहीं मिलते, उसके लिए मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। कभी आपको नरमी से पेश आना पड़ता है, कभी आपको सख्ती से पेश आना पड़ता है, लेकिन इस बात को समझने के लिए कि कब नरमी करना है, कब सख्ती करना है, इसके लिए एक सही दिमाग, सही रोशनी होनी चाहिए। मालूम हुआ कि मालदार की दौलत और गरीब की मेहनत, सनअतकार की कारीगरी और कदरदान की कदरदानी से दुनिया तरक्की करती है। ये एक मुल्क ऐसा है कि हम दुनिया के कई मुल्कों में गए, वहां जो हमने चीजें देखी, इस मुल्क में तन्हा मैंने पाया है। हमारी रेडियाई तकरीरों में मैंने बार-बार कहा कि दुनिया के कई मुल्कों में जाकर हम जो चीजें देखते हैं वो हमारे हिंदुस्तान में है। आपको पता है मद्रास का कल्चर पंजाब से नहीं मिलता, सिंध और यूपी का कल्चर बिहार से मुख्तलिफ है, बंगाल और गुजरात में शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन ये मुल्क है कि मुत्तहिदा कल यौम जमहूरियत आपने मनाया कि एक गुलदस्ते के फूल की तरह है। तो हम इतने अच्छे मुल्क में रहकर भी अपने हुकूक को न पाए, ये हमारी बदकिस्मती है। आज ही में दस्तूर में जो हमारा हक लिखा हुआ है वो हमें मिलना चाहिए। इसके लिए मुनासिब कार्रवाई होनी चाहिए। जनाब मोहतरम जस्टिस सज्जन साहब ने बड़ी दीदा दलीली से और अर्थ-ए-ज़ी के साथ हमारे बीमारियों को तो बताया, काश इसका इलाज भी बताते। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि वाकई उनके बयान में कितनी सदाकत और सच्चाई है। अगर उस पर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह हम सब पिछड़ों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। अब मैं दरखास्त करूंगा, हमारे दरमियान में संदीप पांडे जी समाज सेवी हैं, हमारे दरमियान में आए हैं। मैं अपनी बात रखूंगा।
ये जो पासमानदा वर्ग का मामला है, ये कुल मिला के वो लोग हैं जो मेहनत का काम कर रहे हैं, जो किसी न किसी चीज को पैदा करने का काम कर रहे हैं। और इस देश में जिस किस्म की नीतियां लागू हैं, वो जो लोग उद्योग में हैं, बड़े उद्योगों में, जो सेवा क्षेत्र में हैं, उनको बढ़ावा दे रही है। अगर आप वृद्धि दर देखें तो सेवा क्षेत्र और उद्योग का वृद्धि दर खेती और इस तरह के हाथ के काम करने वाले जितने क्षेत्र हैं उससे ज्यादा है। और इस देश की एक बड़ी आबादी के साथ ये अन्याय है, क्योंकि असल में देखें तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मेहनत करने वाले लोगों से ही चलती है। तो इस बात को हम लोग बार बार कहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था जो है ये अन्याय और शोषण के आधार पर टिकी है, जिसमें जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला काम है व्यक्ति है, उसको सबसे कम मजदूरी या आजीविका मिल रही है। वो सम्मान के साथ अपना जीवन भी नहीं जी पा रहा है, वो भूखमरी का शिकार है, उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। ये बहुत शर्म की बात है। और जब भी मुझे मौका मिलता है, अभी 13 जनवरी को प्रणब मुखर्जी साहब ने बजट बनाने के पहले कुछ गैर सरकारी संस्थाओं को बुलाया था, उसमें भी मैंने इस बात को दोहराया, इस देश में जो मजदूरी करने वाला वर्ग है उसकी मजदूरी इतनी कम है कि उसमें वो सम्मानजनक ढंग से जी भी न सके, जबकि व्यवस्था होनी चाहिए उल्टी। जो मेहनत करने वाला आदमी है, जो इंसान की जो जरूरी चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनको पैदा करने वाला आदमी है, उसकी आजीविका सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे जरूरी काम कर रहा है। अगर छठे वेतन आयोग का फायदा किसी को मिलना चाहिए तो वो इस देश के मजदूर, किसान, कारीगर को मिलना चाहिए। नीति आरक्षण की मांग का हम लोग समर्थन करते हैं और मुसलमानों और ईसाइयों में जो इस तरह के वर्ग हैं जो हिंदू दलितों के समकक्ष हैं, उनको निश्चित रूप से अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। ये उनके साथ अन्याय है। और मैं अपनी बात खत्म करने के पहले मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि मेरे पास एक ये गमछा है जिसपे गाजा के प्रधानमंत्री इस्माइल हानिया का दस्तखत है। ये मैं हमारे जो प्रिय साथी हैं जन आंदोलनों के, जिन्होंने पासमानदा मुस्लिम महाज बना के और गरीब मुसलमानों की आवाज उठाई है, उनके राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं ये गमछा मैं उनको पहनाना चाहूंगा, अली अनवर साहब को, जो 1948 से फिलिस्तीन में जो लोग अमेरिका और इजराइल की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार हैं, जो रोज जिनके ऊपर बम गिरता है, जो मारे जाते हैं, जिनके घर तबाह कर दिए हैं इजराइल ने, और उनके 7,500 लोग जो इजराइल की जेलों में बंद हैं, जिस संगठन ने चुनाव जीत के बाकायदा सरकार बनाई है, हमास नाम के संगठन ने, जिसके ये प्रधानमंत्री हैं, उसको अमेरिका और इजराइल कहता है कि वो आतंकवादी संगठन है। और जो लोग बम गिराते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने जब हम लोग तेहरान में थे तो कहा कि जो लोग बम गिराते हैं उनको आप नोबेल शांति पुरस्कार देते हैं, इजराइल के नेता को नोबेल शांति पुरस्कार देते हैं, और अमेरिका के लोगों को आप पुरस्कार देते हैं जो दुनिया भर में बम गिराते हैं और लोगों को मारते हैं। और आप जो लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो चुनाव की वही लड़ाई यहाँ पे साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ अली अनवर साहब लड़ रहे हैं, ये मैं उनको कहना कि 100% उनका रिजल्ट होता है। उसी शख्सियत को जिन्हें युगंधर यादव के नाम से जाना जाता है मैं बुला रहा हूँ, जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए युगंधर यादव की। ये कुर्सी बनी हुई है, निशान भी लगा हुआ है। यहाँ आने से पहले मुझे इसका अनुमान नहीं था कि आज कितना बड़ा हॉल होगा और उसमें कितने लोग आएंगे और कितने लोग बाहर बैठे रहेंगे। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ऐसी सभाओं की, ऐसी मजलिस जो होती हैं, उसका तारीख पे क्या असर होगा, उसे आप सिर्फ उसका अंदाज सिर्फ इस चीज से नहीं लगा सकते कि कितने लोग उसमें आएंगे। कई बार बहुत लोग आते हैं, कई बार कम लोग भी आते हैं,
लेकिन आज से 50 साल बाद, आज से 100 साल बाद जब हिंदुस्तान में मसावत की जंग की तारीख लिखी जाएगी, न्याय के लिए जो संघर्ष हो रहा है उसका इतिहास लिखा जाएगा, तो आज की मजलिस की इस तरह की होने वाली छोटी और बड़ी तमाम तरह की गोष्ठियों की उन्हें खास इबारत में लिखा जाएगा, उनका एक खास। मेरे एक दोस्त ने जिक्र किया, हाजी निसार साहब ने जिक्र किया, वो जो रामलीला मैदान में बैठक हुई। अब रामलीला मैदान दिल्ली का बड़ा मैदान है, उसमें तमाम तरह की चीजें होती हैं, आजकल नहीं होती, अब तो सरकार ने वो भी बंद कर दिया है, लेकिन वहां बड़ी मीटिंग भी होती थी, छोटी मीटिंग भी होती है। और दिल्ली ऐसा शहर है कि किराए और भाड़े पे तमाम लोग मिल जाते हैं। भाड़े पे दिल्ली में हर चीज मिलती है, इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, और लोग भी मिल जाते हैं मस्जिद के लिए। मैदान को भर लेते थे कई नेता वेता। तो आपको याद होगा तब भी मैंने कहा था, बहुत लोग आए थे उस मीटिंग में भी, मगर उतने नहीं जितने भाड़े की मीटिंग में आते हैं। दिल्ली की भाड़े की मीटिंग में बहुत लोग भर लेते हैं कई बार, लेकिन हमने कहा था, हम सब की बात हुई थी, और जो साथी आए थे उनका जो जोश था, उनका जो जलवा था, जो हिम्मत थी, और उनकी आंखों में जो चमक थी कि हमें कुछ करना है, उसको देख के हम सबके मुंह से बात निकली थी कि रामलीला मैदान में तमाम मीटिंग होती है, लेकिन ये मीटिंग जो है ये बदलाव का बिंदु बने। और वैसा ही मुझे आपकी इस लखनऊ की मीटिंग में महसूस होता है। जाहिर है इतने सारे लोग आए हैं तो उससे हौसला भी बढ़ जाता है। ये उस तरह की मीटिंग है जो इतिहास में जो बदलाव हो रहे होते हैं उसमें मील का पत्थर बन जाती है। इस तरह की ये जिस बदलाव का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये क्या बदलाव है? दो तरह के बदलाव हैं, और ये मीटिंग उन दोनों बदलाव के एक ऐसे बिंदु पे जहां दोनों एक दूसरे को छूते हैं वहां पे खड़ी है। जैसे इलाहाबाद को संगम बोलते हैं ना, गंगा और जमुना जुड़ जाती है, वैसा संगम ये इस तरह की मीटिंग कर रही है। वो कौन सी दो हैं? वो गंगा और जमुना क्या है? पहला एक जो बड़ा बदलाव है वो पूरे इस मुल्क का बदलाव है। और आपने चुनाव विश्लेषण वगैरह का जिक्र किया, वो करते वक्त, हालांकि वो मेरा काम नहीं है, वो बस थोड़ा सा कर देता हूं, और उस बहाने आप लोगों से कुछ अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। इस लालच में उसको छोड़ भी नहीं पाता हूं, नहीं तो काम वही करना चाहता हूं जो संदीप भाई करते हैं, इनका चेहरा बनना चाहता हूं। लेकिन जो बात चुनाव का विश्लेषण करते वक्त अक्सर देखता हूं, और अब मैं मुंह खोल के कहता हूं, वो ये कि पिछले 10 साल में इस देश में एक जो बड़ा बदलाव आया है, वो कि इस देश का मुसलमान अब बंधुआ मजदूर है। किसका बंधुआ था? किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, और दिक्कत है कि बिना पार्टी के नाम ये बात कही नहीं जा सकती, तो मैं सबका नाम गिना। वो राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आसाम में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बंधुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जमाने में सोचते थे समाजवादी पार्टी का बंधुआ था। पड़ोस में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का बंधुआ था, और आप बंगाल चले जाइए तो वहां वाम मोर्चे का बंधुआ था। और फिर बंधुआ की क्या होती है हालत? ये सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं, अमेरिका में भी यही होता है। संदीप भाई वहां बहुत टाइम रहे हैं, वो बताएंगे। वहां जो जिसको काला बोला जाता है, अश्वेत, जो अफ्रीकी लोग होते हैं, जैसा जिनका एक बार राष्ट्रपति आज बन गया था, उन लोगों के बारे में कहते थे कि उनकी, मैं तमाम मुसलमानों की बात इस वक्त कह रहा हूं, यहाँ तमाम जगहों पे मुसलमानों ने कहना शुरू किया है कि बस अब बंधुआ नहीं रहे, अच्छा बुरा जो करेंगे। मैं किसी एक पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसकी जगह जो आ रही है वो बेहतर पार्टी है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि बंधुआगिरी से आजादी जिससे मिले वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। आजाद होने के बाद इंसान अपना फैसला खुद कर लेता है, अच्छा बुरा देख लेता है। बंधुआगिरी से मुक्ति मिले, बहुत बढ़िया बात है। तो आसाम में उन्होंने कोई
जैसे हमारे यहाँ मुंबई से सज्जन आए, उन्होंने भी मुंबई से एक सज्जन को बुला लिया है, एक पार्टी खोल ली AUD, उस बहाने वो कांग्रेस से मुक्ति ले रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हो गए हैं। बिहार में इस बार हमने देखा बहुत वोट नीतीश कुमार जी की पार्टी को मिले हैं। उत्तर प्रदेश में हालत बदल रही है। ये ना समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की तुलना में AUDF अच्छी है। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि RJD की तुलना में नीतीश कुमार की पार्टी अच्छी है, भले ही हमारे भाई उसकी पार्टी से हो। मैं कतई नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मुसलमान ने ये कहना शुरू किया है कि भाई मैं अपने पांव पे खड़ा होऊंगा, अपनी सियासत का फैसला मैं खुद करूंगा, मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है मैं खुद तौलूंगा और तौल के देखूंगा हर बार इस पे कौन बैठता है, जो बैठता है अपनी तरफ से उसको वोट दूंगा। हो सकता है ऐसा करने में गलती भी हो जाए। गलती किससे नहीं होती? जो अपने पांव पे खड़ा होकर चलता है वो गिरता नहीं है क्या? गिरता है। लेकिन जो अपने पांव पे खड़ा होकर गिरता है वो बेहतर है बजाय उसके जो गोद में चलता है। एक बदलाव इस देश में आ गया है जो बहुत बड़ा बदलाव है, दूरगामी बदलाव है, और वो बदलाव, उस बदलाव में मुझे लगता है सच्चर कमेटी की एक भूमिका रही है। हालांकि वो कमेटी कोई सियासी कमेटी नहीं थी, किसी तरह की सियासत करना उसका काम नहीं था, ना उसने किया। बदलाव इसलिए हुआ कि उससे पहले किसी भी अकलियत को, खास तौर पे मुसलमानों को, अपना दुख तकलीफ दर्द कहते हुए डर लगता कि हम ज्यादा जोर से अपनी बात कह देंगे तो कोई पलट के कहेगा आतंकवादी, देश से अलग होने वाले लोग हैं, ये तो अलगाववादी हैं। हर कोई अपना दुख दर्द इस देश में कह सकता था। यादव अपना दुख दर्द कह सकता था, वाल्मीकि दलित अपना दुख दर्द कह सकता था, लेकिन मुसलमान को अपना दुख दर्द कहते हुए थोड़ा डर लगता था, पता नहीं मेरी तरफ तो उंगली ना उठा दे। सच्चर कमेटी ने जो बहुत बड़ा काम किया है, और इसके लिए मैं सच्चर साहब के पुराने हम फैन रहे हैं, उनके शागिर्द रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो तारीख में जिस चीज के लिए दर्द होगा, बाकी सब चीजें लोग आगे बढ़ जाएंगे, वो ये कि सच्चर कमेटी आने के बाद जब सच्चर कमेटी ने हिंदुस्तान सरकार के मुंह से वो बात कहलवा दी जो कहते हुए इस देश के हर मुसलमान के जहन में थी, लेकिन कहते हुए डर लगता था। वो बात अब देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवा दी, देश की संसद के मुंह से बात कहलवा दी, वो बात कहना संभव है। एक ये बहुत बड़ा बदलाव है देश में। लेकिन जैसे मैंने कहा, यह बदलाव की बात मैंने सिर्फ पूरे मुसलमान समुदाय के बारे में की है, ये केवल पसमानदा की बात नहीं है। लेकिन इस मुल्क में एक दूसरा बदलाव भी हो रहा है। ये मैंने गंगा और जमुना तो अलग अलग बोली ना। दूसरा बदलाव ये है कि इस देश में जो मसावत की जंग है, जो न्याय के लिए संघर्ष है, वो अब एक नई पायदान, एक ऊंची पायदान पे पहुंच गया है। और वो क्या है? और वो सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं। आज से पहले इस देश में सिर्फ दलित की बात होती थी, यानी कि पिछड़े, जिसको कई बार हरिजन बोल देते हैं, शेड्यूल कास्ट, हरिजन, दलित की बात होती थी। सिर्फ दलित की बात हो, सारे दलित अन्याय का शिकार है, बात सच है। लेकिन उस दलित समाज के अंदर भी एक समाज है जिसकी हालत ऐसी है कि उसको आरक्षण से कोई फायदा नहीं मिला। जब बस्तियां जलाई जाती हैं तो हर दलित की नहीं जलाई जाती। वो दलित जो वाल्मीकि है, जो सफाई का काम करता है, उसकी बस्ती जलाई जाती है। जब समाज तमाम तरह की लानत करता है, जब समाज तमाम तरह के अत्याचार करता है, तो हर दलित के साथ नहीं होता। वो दलित के अंदर जो सबसे नीचे की पायदान पे खड़ा है, उसके साथ होता है। तो धीरे धीरे इस देश में अब ये बात उठने लगी कि दलित के अंदर एक महादलित है। सिर्फ दलित का बात काम करने से नहीं चलेगा, दलित के भीतर एक महादलित है। इस महादलित में जिन्हें वाल्मीकि बोला जाता है, जो सफाई का काम करते हैं, वो है डोम है, बिहार में मुसहर समाज है, तमाम ऐसे समाज हैं जिन्हें रिजर्वेशन से कुछ नहीं मिला 50 साल में, जिनकी हालत आज भी वही है जो आज से 100 साल पहले थी। तो दलित के भीतर महादलित की बात चल रही है। ओबीसी के नाम पे जो आरक्षण हुआ, वे पिछड़े हैं इस देश में, अगड़ों का राज है, पिछड़ों को आगे लाओ। लेकिन थोड़ी देर में लोगों ने ये भी देख लिया कि भाई पिछड़े के नाम पे जो ऊपर की मलाई जो होती है वो सब खा जाती है।
कौन? आपके उत्तर प्रदेश में मेरी जाति के लोग होंगे, यादव लोग, बिहार में कुर्मी लोग हैं, वहां पे देवेगौड़ा जी का समाज है, वोकलिंगा जिसको बोलते हैं, तमाम जगह नाम अलग अलग है, लेकिन चंद जाति समुदाय लोग पिछड़ों के नाम पे जो कुछ मिला वो सब हड़प लिया कुछ चंद जाति समुदाय के लोग। तो फिर पिछड़े में महापिछड़े, अति पिछड़े की बात चली, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। बिहार में एनेक्सचर 1 कह देते हैं उसको, कहीं अति पिछड़ा कह देते हैं, कहीं एमबीसी, कहीं कुछ कुछ नाम से चलता है। लेकिन धीरे धीरे देश के हर राज्य में अब ये सवाल उठने लगा है। एक तरफ आपने जाट लोगों को ओबीसी बना रखा है, दूसरी तरफ हमें ओबीसी बना रखा है। हमारे लोग तो जाट के मुकाबले में कहीं ठहर ही नहीं सकते शिक्षा में। हम दोनों को एक गड़बे में आपने बंद कर रखा है, सारी मलाई उनके पास जाती है, मैं तो बैठा हूं कोने में, मैं क्या कर सकता हूं? तो गुज्जर और ये गुज्जर समाज का जो सारा संघर्ष है, जिसको हमारा प्रेस और ये सब, हमारे देश के सारे मीडिया को एक चिंता है कि भाई बंबई वाली रेल लाइन क्यों बंद हो गई। अरे जो लोग रेल लाइन बंद करके बैठे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? जब तक वो रेल लाइन बंद नहीं करेंगे तब तक तो कोई उनकी बात सुनेगा नहीं। उन लोगों ने इस सवाल को उठाया है। ये सवाल अति पिछड़े का सवाल है। ठीक उसी तरह से मुस्लिम समाज में जो पसमानदा का सवाल है, ये ठीक वैसा ही सवाल है। ये सिर्फ मुस्लिम समाज का सवाल नहीं है पूरे, और ये कोई पीछे देखने वाला सवाल नहीं है। ये कोई सवाल ऐसा नहीं है जो बंटवारा करने वाला सवाल है। मैं इसको बिल्कुल नहीं समझता। आजादी के आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस का सवाल उठाया था। उस वक्त सब कांग्रेसियों ने कहा ये बंटवारा कर रहा है, आजादी के आंदोलन को तोड़ रहा है, इसका 2 हिस्से कर देगा। आज उसी अंबेडकर की मूर्ति लगा के हम पूजा करते हैं। इसलिए आज जो सवाल उठा रहे हैं हमारे भाई अली अनवर, हमारे यहाँ के भाई मंसूरी साहब, आज इनको सब लोग यही कहेंगे बंटवारा कर रहे हैं, 2 हिस्से कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज से 50 साल बाद इनकी भी मूर्ति लगेगी। लोग इस बात को मानेंगे कि ये न्याय के लिए संघर्ष की एक ऊपरी पायदान है। ये कोई नीचे जाने वाला रास्ता नहीं है, ये कोई तोड़ने वाला रास्ता नहीं है। इस देश में अगर न्याय को आपको ऊपर ले जाना है, एक नए पायदान पे चढ़ाना है, तो आपको इन तमाम चीजों को उनके हकदार लोगों तक ले जाना होगा। रास्ते में कोई बिल्ली सफा चट ना कर जाए, उसको रोकने के लिए आपको ऐसी स्कीम बनानी होगी ताकि सारी चीजें उसके हकदार व्यक्ति तक पहुंचे। और ये भी संभव है, आज नहीं आज से 50 साल बाद हो सकता है इस समाज के भीतर भी कोई कहे कि नहीं मेरी हालत और भी दबी हुई है। हलालखोर समाज कहेगा, उनकी तरफ से जो पर्चा मिला मैं उसकी पूरी तारीफ करता हूं। मुझे लगता है हलालखोर समाज के साथ ये बिल्कुल घोर अन्याय है। इस मुल्क के जो सबसे बड़े अन्याय हैं, सबसे बड़े जो एक तरह का झूठ है, वो ये है कि इस हलालखोर समाज को शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिला है। ये बहुत शर्म की बात है इस पूरे मुल्क के लिए। और ये बात संविधान के नाम पे की जाती है, तो इस संविधान के ऊपर धब्बा है। हलालखोर समाज ने जो बात कही वो बिल्कुल जायज है इनकी बात। और मैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं यहाँ जो आए हैं उनको अपनी तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग संदीप भाई और सच्चर साहब को भी हम इसमें करेंगे, और हम जरूर प्रधानमंत्री के पास जाएं, जरूर कुछ कहेंगे भाई इसको कैसे दर्जा आप नहीं दे सकते, तो बिल्कुल अन्याय है। तो हो सकता है आज से 50 साल बाद उसके अंदर भी सवाल उठेगा, और वो भी अच्छा कदम होगा, 50 साल बाद उठेगा। लेकिन आज जो जरूरत है, आज जरूरत है कि ये पूरा समाज, पसमानदा समाज उठ के अपनी बात को दर्ज कराए। सच्चर कमेटी ने यह संभव बना दिया है कि मुसलमान अपनी बात दर्ज करा सके। इस जब दरवाजा खुल गया है तो दरवाजा खुल के अब पसमानदा समाज भी अपने दुख दर्द को दर्ज करवा सकता है, अपनी बात इस देश के ऊपर पहुंचा सकता है। आज तक इस समाज को संकट नेताओं का था, रहनुमाओं का संकट था, लेकिन आज इस मीटिंग को देख के, मंच पे बैठे हुए सब लोगों को देख के मुझे अब ये भरोसा होने लगा है कि वो संकट भी दूर होने वाला है। तो किस किस्म के काम करने की जरूरत है, मैं 2-3 बात कहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात है, ये शब्द तो आपने चला दिया है, ये 4-5 साल पहले मैंने बात कही थी
और ये बात सच है। अब पसमानदा का जिक्र जो लोग अर्थ नहीं भी जानते, दिल्ली में सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े लोग बात करते हैं। 5 साल पहले आप पसमानदा कहते थे तो लोग कहते थे क्या। अब अली अकबर भाई आपने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया, आपने और आपके सब साथियों ने। अब इस शब्द का जिक्र करते हैं, लोग कहते हैं हाँ सुना तो। ये दिल्ली तक आपकी बात इतनी तो पहुंच गई है कि आप सुना। काम की शुरुआत हुई है, अभी तो शब्द पहुंच जाना काम की शुरुआत है। बहुत लंबा काम करना है। जो साथी नारा लगाना चाहते हैं, अपना सारा जोश आप जो काम शुरू हुआ है उसमें अब लगाइए। काम बिल्कुल शुरू हुआ है, आप कहिए सिर्फ तो जोश अपना बचा के रखिए। बहुत लंबे साल समय तक जंग है आपकी, बहुत मैं तो कहूंगा 10-20 साल की जंग अभी बाकी है आप लोगों की। तो सारी अपनी एनर्जी बचा के रखिए, बहुत काम आएगी। लखनऊ की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे काम आएगी। शब्द चल गया है, लेकिन अभी उस शब्द के साथ जो औजार आपको चाहिए वो नहीं पहुंचे। कौन कौन से औजार होंगे? रिजर्वेशन का सवाल है। सच्चर कमेटी के बाद भारत सरकार में कुछ रिजर्वेशन की बात आ गई है। रंगनाथ मिश्र कमेटी ने अपनी पहली रिकमेंडेशनों में ये कहा है कि सब मुसलमानों, सब अकलियत को, सब माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं ईमानदारी से आपके सामने बात कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उसकी वजह दो है। एक वजह मैं बहुत साफ तरीके से कहूं, ये कोई पॉलिटिकल तकरीर की जगह नहीं है, लेकिन एक बात मेरे मन में बार बार आती है कि अगर इस देश में मुसलमानों को रिजर्वेशन, तमाम मुसलमानों को मुसलमान कह के रिजर्वेशन दे दिया ना, तो जिन लोगों की सियासी दुकान बंद पड़ी है पिछले काफी टाइम से, वो सबकी दुकानें खुल जाएंगी और अगले 10 साल तक फिर आप किसी मंदिर नहीं बनाने वाले चक्कर में फंसे रहेंगे। इसका मुझे डर लगता है, मुसलमान के लिए नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है। एक मुसीबत से निजात मिली है और वो भी पूरी तरह से नहीं मिली है, उसको लेके भी बहुत तकलीफ है। एक और कचड़े में अगर हम लोग फंस गए, 15-20 साल इस मुल्क के अंदर यही सब चलता रहा, उससे मुझे बहुत डर लगता है। उसका शिकार आप सब भी होंगे, मैं भी होऊंगा। एक हिंदुस्तानी, जब इस देश में बाबरी मस्जिद टूटती है तो हर हिंदुस्तानी टूटता है, हर हिंदुस्तान का हिसाब टूटता है। इस देश के संविधान का कोई पन्ना फटता है, जिसे हिंदुस्तान का खूबसूरत सपना हम कहते हैं, वो चूर चूर होता है। उस लफड़े में अब और नहीं फंसना है, मुझे इसका डर लगता है। और दूसरा कि तमाम मुसलमानों को अगर एक कैटेगरी मान के कोई रिजर्वेशन मिला, उसका फायदा मुसलमानों में जो सचमुच जो लोग दबे हैं, पिछड़े हैं, जो मंसूरी हैं, डफाली हैं, हलाल खोर हैं, दुनिया है, अंसारी हैं, उन तक तो कुछ नहीं पहुंचे। ये हकीकत। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो बाकी हैं जिन्हें अशराफ बोला जाता है उनकी हालत बहुत अच्छी है, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। सच्चर कमेटी ने बहुत कास्ट है, उससे ज्यादा खराब है। अब इस पे तालियां बजाएं, इस पे आंसू टपकाएं, क्या करें, पर मतलब उनकी हालत शेड्यूल कास्ट से ज्यादा खराब है। शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अब एक मलाईबार तबका आ गया है, तो इसके लिए कुछ अलग चीज करनी होगी। वो रिजर्वेशन की शक्ल ले, वो किस तरह की शक्ल ले, आप उसके बारे में सोचिए। वो एक बहुत बड़ा काम है जो आपके सामने है। जैसे मैंने कहा, शब्द चल निकला है, अभी तक वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है, उसके लिए औजार की जरूरत है। दूसरा बड़ा काम, तो इसमें मैं मान रहा हूं 341 को हटवाना इसका एक हिस्सा है। ये जो है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई मुसलमान या क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकता। जो पखाना साफ कर रहा है वो शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकता। इससे बड़ी मतलब बेवकूफी की बात और हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ और कोई बात हो नहीं सकती है। ये तो बिल्कुल हटनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात को मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जो संदीप भाई ने जिक्र किया है इसका, क्योंकि रिजर्वेशन की बात में चक्कर कुछ ऐसा है कि जब रिजर्वेशन की बात चल जाती है तो फिर बाकी सारी बातें दब जाती हैं। रिजर्वेशन की जरूरत होगी, रिजर्वेशन में हिस्से करने चाहिए, और मैं सिर्फ पसमानदा मुसलमान के लिए नहीं कहता,
मेरी अब मान्यता है कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन में 2 टुकड़े होने चाहिए। मेरी मान्यता है और मैंने खुल के कहा है कि ओबीसी की रिजर्वेशन में 2 या 3 टुकड़े होने चाहिए। क्योंकि मां जिस दिन पढ़ जाएगी, एक मां अगर पढ़ गई, जिस मां का दिमाग जाग गया, उसका बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो वो कभी अनपढ़ नहीं रहेगा। बाप के जागने से पूरा काम नहीं चलता, मां जिस दिन जाग गई उस दिन कोई होगा ही नहीं। तो ये लेकिन सिर्फ आरक्षण के लफड़ा, आरक्षण एकमात्र कोई रामबाण नहीं है। आरक्षण मिलेगा भी, अच्छे से अच्छा भी मिल गया तो समाज के 5-7% लोगों को उसका फायदा होगा। दूसरा जो बड़ा सवाल है, जो संदीप भाई ने जो सवाल उठाया उससे जुड़ा है, वो ये है कि जैसे हम पसमानदा कहते हैं, ये सब लोग हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं, उसकी परिभाषा बदलनी होगी। आपने एक शब्द तो चला दिया सर, कुछ इस दूसरे शब्द का भी कुछ कीजिए, जो विकास है, जिसका मतलब है मशीनें आ जाए, लोग हाथ से काम करना बंद कर दें और सब बाबू और अफसर बनने के चक्कर में पड़े। ये हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। अमेरिका और इंग्लैंड का जो विकास का मॉडल है वो इस देश में आया तो ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे लोग भी अंदर घुस जाएंगे रिजर्वेशन वगैरह के चलते, लेकिन हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता इस तरह के विकास से। उस विकास की परिभाषा को बदलना है। और आखिरी बात लंबी नहीं करूंगा, वो छोटी सी है और आप सब उसको जानते हैं, और इसे काशीराम जी बहुत सुंदर कहते थे। काशीराम जी बहुत, उनकी चेली इतनी अच्छी नहीं है, उसने उनके मिशन को तबाह कर दिया है, मेरी मान्यता है। लेकिन काशीराम बहुत बड़े विचारक आदमी थे, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं। वो कहते थे इन सब चीजों की मास्टर की गुरु घंटी, इसकी जो गुरु किल्ली चाबी पॉलिटिक्स में है, सियासत में। जो पूरा निजाम दुनिया में चलता है, इसका जो तोता है ना, जिस तोते में प्राण बसता है, वो तोता पॉलिटिक्स है, सियासत है। सियासत को गर्दन में ले लीजिए, बाकी सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बंधुआ की मुक्ति शुरू हो गई है, अब आजादी में आगे कदम कैसे लेने हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और मुझे विश्वास है कि अगली बार हम मिलेंगे, उसके लिए शायद ये हॉल छोटा पड़ जाएगा मंसूरी साहब, थोड़ा बड़े हॉल की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, और उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी, और उसमें हम आगे के बड़े बड़े सिर्फ अपना दुख दर्द का बयान नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि कैसे अलग योजनाएं बनेंगी, कैसे नई मशीनें बनेंगी, कैसे नए सपने बनेंगे, नए मंसूबे बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आली जनाब योगेंद्र यादव जी का, और मैं कहता हूं इतनी जामे तकरीर आपने की और हर चीज का हल भी हमें बताते गए। अब इससे पहले मैं एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूं, अली अनवर साहब से मेरा ताल्लुक अभी बस जायज पर हुआ है। आपने बिहार में जो तकलीफ झेली है उसके सिलसिले से तमाम साहिबान को एक बात बताना चाहता हूं कि जो आज इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं अनीस मंसूरी साहब, वो यहाँ की एक बड़ी पार्टी के अंदर बड़े ओहदे पर फाइज थे, और जब अपर कास्ट के मुसलमानों ने देखा कि ये पिछड़े समाज का आदमी आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़कर के इसकी हैसियत बढ़ रही है, तो उन्होंने ये जुमला कहा, अनवर भाई, अनवर और अनीस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये बयान किया कि ये तुम पिछड़ा और अंसूरी मंसूरी अंसारी सब छोड़ दो, लाल बत्ती हासिल कर लो, कहां चक्रों पड़े हुए पिछड़ोगे, क्या मिलने वाला है तुम्हें। तो इन्होंने पहला जुमला ये कहा कि पहली बात तो आप अपने इस अल्फाज को वापस लीजिए। यादव जी क्या फरमाया, इस अल्फाज को वापस लीजिए, ये तौहीन है मेरे उन पिछड़ों के, मेरे खानदान के उन बुजुर्गों की, मैं अपने खानदान से पहचाना जाऊंगा। और नतीजा हुआ कि टकराव हुआ, इन्हें दूध की मक्खी तरह तैयार नहीं है, और उसी शख्सियत को मैं कोई नारा नहीं लगाएगा। आज हम लोग मेजबान हैं, अली अनवर साहब जैसी बड़ी शख्सियत को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि अनीस मंसूरी साहब आए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अनीस मंसूरी साहब। आज लखनऊ के सरजमी पर मुनक़िद जलसा ऑल इंडिया
पसमानदा मुस्लिम महाज के तत्वाधान में हो रहा है। आज इस जलसे के मेहमान खुसूसी इज्जत मां न्यायमूर्ति राजेंद्र सरसर साहब दिल्ली से चलकर तशरीफ लाए। आपके साथ इज्जत मां आली जनाब योगेंद्र यादव साहब लंदन से चलकर तशरीफ लाए। हम सब पिछड़े समाज के पसमानदा समाज के हमदर्द इज्जत मां आली जनाब मौलाना ईसा मंसूरी साहब इस मंच पर तशरीफ फरमा मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सबसे बड़े समाज सेवी हम सब के रहनुमा हम सब के सलाहकार हम सब के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले बड़े भाई संदीप पाटिल साहब आज इस मंच पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज उत्तर प्रदेश में अलग जगाने के लिए मेरे जैसे आदमी में ऊर्जा का संचार पैदा करने वाले इज्जत मां आली जनाब अली अमर अंसारी साहब और इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के प्रदेश के सदर जनाब निसार अंसारी साहब हमारे बीच में बिहार से चलकर तशरीफ लाए। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश के अध्यक्ष बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई ताजुद्दीन मंसूरी साहब हमारे बीच में एक अजीम शख्सियत उलमा इकराम जनाब जुनैद मराठी साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा जो आज इस सभा की अध्यक्षता कर रही हैं मोहतरमा परवीन अयूब इद्रिसी। हमारे बीच में एक बच्चा जिसने राष्ट्रपति अवार्ड हासिल किया है और आज इस कार्यक्रम की संचालक कर रहे भाई अंजुम अली मंसूरी साहब। डांस पर बैठे सभी सम्मानित हजरात हमारे सामने बैठे सभी नौजवान हमारे बुजुर्ग मस्तूरात और मीडिया के हजरात सुरक्षाकर्मी आज ऑल इंडिया पसमानदा महाज के जलसे में तमाम शख्सियतों ने तशरीफ रखा है। हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम मजलूमों पर गुर्बत पे नजर डाली और उनकी बात सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इसके लिए आप सभी हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने अपने समाज में मंसूरी समाज में जन जागरण का काम शुरू किया। समाज का काम करते करते मैंने सभी पिछले समाज की बात की और सबको जोड़ने की पूरी कोशिश की उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने पिछले समाज को जोड़ने के लिए कई मीटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर किया और लोगों को जगाने का काम किया। और आज जब मैंने पिछले समाज की बात करना शुरू कर दिया तो उन अशराफ मुसलमानों के मैं आंख में किरकिरी बन गया और सभी ने मुझ पे लांछन लगा दिया। भाई अनीस मंसूरी साहब उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कभी नहीं था, सिर्फ आप ऐसे शख्स हो जिसने मुसलमानों को बांटने का काम शुरू कर दिया। आप मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं। हमने कहा भाई अपने पसमानदा समाज के पिछड़े मुसलमानों की अधिकार की बात करना, उनके हक लाई लड़ना, इसमें इस्लाम की बांटने जैसी कौन सी बात हो गई? अरे हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं। हमने तो लोगों से ये नहीं कहा कि 5 वक्त की जगह आप 6 वक्त की नमाजें पढ़ो। हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन अपने अधिकार की बात करना कि इस्लाम में तो इसकी ममानियत नहीं है। लेकिन लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा दिया कि मुझे पार्टी से भी हाथ धोना पड़ा। हमने उनसे पूछा कि क्या अपने समाज में काम करना बुरी बात है? उन्होंने कहा नहीं, आप पिछड़े वर्ग की पसमानदा मुसलमानों की बात पार्टी में नहीं करेंगे। मेरे साथियों मैंने उनसे पूछा और ये लोग बड़े चालाकी से जो भी बीच में जाता है इनका अपना
कोशिश करते हैं, ये 15% का अशराफ मुसलमान जो अपने आप को सबसे ऊंचा मुसलमान कहता है, सबसे पहले ये काम खींचते हैं। वही हाल मेरे साथ हुआ। ये पढ़ते हैं, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद वयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक ही मुसल्ले में सारा मुसलमान नमाज पढ़ लेता है, एक प्याले में शादी ब्याह में सब पानी पी लेता है, एक दस्तरखान पे कहीं प्लेट पे खाना खा लेता है। तो इसमें ऊंचा नीचे कौन सी बात हो गई? हम तो सभी मुसलमानों को बराबर दर्जा देते हैं। दोस्तों, ये हमें रोटी में तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन बेटी में शामिल नहीं करते, बेटी में शामिल नहीं करते। जैसे ही बात आती है कि आप मंसूरी में शादी कर लो, अंसारी में शादी कर लो, तो कहते ना बाबा, ना बाबा, हमारे खानदान में कोड़ हो जाएगा। हड्डी चबा भी जाते हैं, हमें ऐसा से कमतरी के शिकार बनाते हैं, हमारे अंदर इन्फेक्टिव कॉम्प्लेक्स पैदा होती है, हमको नीच कभी कहा जाता है। इन लोगों ने मुसलमान को 3 भागों में बांटा है। सबसे अशराफ मुसलमान, सबसे ऊंचा मुसलमान, अशराफ मुसलमान, सबसे ऊंचा मुसलमान, उसके बाद अरजान मुसलमान कहा, वो पिछले वर्ग का मुसलमान। तो दोस्तों, ऐसे इन्होंने मुसलमानों को बांटा है। हमारी लड़ाई उनसे है कि जो हमारे आज अधिकार थे, इनकी वजह से हासिल नहीं हुए। इतिहास उठा के देख लीजिए कि हमको जो भी पिछड़े वर्ग के पसमानदा मुसलमानों को उनके हुकूक और हक नहीं मिले, उसके सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो इस हिंदुस्तान का अपर कास्ट का मुस्लिम समाज 15% ही जिम्मेदार है। मेरे दोस्तों, बात कहने की बहुत है, दिल में दर्द बहुत है, लेकिन हमारे बीच में तमाम शख्सियतें तशरीफ रखते हैं मंच पे, तो मैं अपनी बात को थोड़े में समेटना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, हमारे बीच में एक अजीम शख्सियत अली जनाब इज्जतमाब राजेंद्र सच्चर साहब के रूप में है, यहां पर तशरीफ रखते हैं। आपने पिछड़े मुसलमान, दलित मुसलमान सबके बारे में, माफ कीजिएगा पिछड़े में दलित भी आता है, दलित मुसलमान की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है जो लोग पिछड़े हैं। आपने सबके बारे में एक्सरसाइज किया, आपने उस आयत को रहनुमाई करके सबके हकीकत को सामने ला दिया। आज ऐसे शख्स, ऐसे इतने बड़े हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के सबसे बड़े पैथोलॉजिस्ट आपके बीच में बैठे हैं। दुनिया के सबसे बड़े पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर हमें जांचें लिखता है, डॉक्टर हमें जांच लिखता है, एक्सरे लिखता है, तमाम चीजें लिखता है, खून की रिपोर्ट मंगाता है, मंगाने के बाद तब हो जाकर डायग्नोस करता है कि आपको ये मर्ज है, आपको ये दवा चाहिए। मानी सच्चर साहब ने सब जांच करा ली और डायग्नोस भी कर दिया, डायग्नोसिस भी कर दिया कि इनको इस दवा की जरूरत है। पिछले 2.5 साल से वो डायग्नोसिस रिपोर्ट फाइल में दब करके धूल खा रही है। आपका काम डायग्नोसिस करना था, आपने एकदम एक्सरे बिल्कुल शीशे की तरह उतार दिया सारे मुसलमानों की बथाली को, लागू नहीं किया, ये उनका काम था। आपको जो काम सौंपा गया, आपने उस काम को अंजाम दिया और बड़े ईमानदारी से, सच्चे ईमानदारी से उसे अंजाम दिया। आज हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया का मुसलमान मानी सच्चर साहब का, इज्जत न्यामुद्दीन सच्चर साहब का इज्जत करता है और इज्जत से नाम लेता है। तो मेरे दोस्तों, वो हमें दवा कब मिलेगी ये तो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि 2.5 साल से वो हमारी डायग्नोसिस रिपोर्ट रखी है। हमें तो लगता है कि हमारे डायग्नोसिस रिपोर्ट को तब दिया जाएगा जब हम लोग मर जाएंगे। हमें जो दवा आज चाहिए और दवा अभी तक पता नहीं हमें कब मिलेगी, तो हमारे मरने जैसी स्थिति है। तो दोस्तों, बात बहुत कुछ कहनी है हमारे बीच में, हम सबके बीच में। अभी मुझसे पेशतर बहुत अच्छे अंदाज में अपने ख्याल रखे जनाब योगेंद्र यादव साहब ने, इतनी बातें आपके बारे में बता दी, पिछड़े वर्ग के बारे में बता दी, शायद मुझे भी नहीं पता था। आपने इतना एक्सरसाइज किया है आपके समाज के बारे में, मुस्लिम पसमानदा के बारे में इतना एक्सरसाइज किया है कि जितनी बातें आपके बारे में बताई वो तो मुझे भी नहीं पता था। बहुत अच्छी
अच्छी बातें आपने बता दी। दोस्तों, ऐसे शख्सियत आपका दर्द रखते हैं, ऐसे लोग, ऐसे शख्सियतें आपके दर्द रखती हैं कि आपकी बात को एक्सरसाइज करते हैं। वो बहुत बड़े राजनीति के ज्योतिषी हैं। माननीय योगी साहब जी राजनीति के बहुत बड़े, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्योतिषी हैं और हम लोग फख्र होना चाहिए कि आज हमारे पीछे बैठे हैं। धारा 347 के बारे में आपने बता दिया, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपके बीच में कह करके जाना चाहूंगा कि मेरे साथियों, माननीय सच्चा साहब की बात आई, आपने तो रिपोर्ट अभी, इससे पहले भी 1971 में कृष्णा गोपाल आयोग, जाने कितने आयोग बने और सबकी फाइलें आप तक धूल खाती हैं। तो आज अब उस डायग्नोसिस की दवा के लिए हम किसी दरवाजे भी नहीं मांगने जाएंगे। ये पसमानदा मुसलमान सड़कों पर संघर्ष करेगा। और मैं आज सभी समाज के जितने भी मुस्लिम पसमानदा, मुस्लिम पिछड़े वर्ग, मुस्लिम पिछड़े बिरादरी में जितनी भी जातियां आती हैं, उनके सामाजिक लीडर आपके पीछे सभी समाज के लोग तशरीफ फरमा है। और जनता भी कुछ सोच करके आई है कि हम सच्चा साहब को सुनेंगे, हम योगी साहब को सुनेंगे, हम संदीप भाई को सुनेंगे, इस उम्मीद के साथ में आई है। मैंने 1000 आदमी बुलाया था उत्तर प्रदेश से। बड़े बड़े भाई अली अनवर साहब ने मुझसे कहा, अली साहब 1000 सिलेक्टेड लोगों को बुलाना है यूपी से। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, 1000 लोग आएंगे। हमने 1000 दावत बांटी और यहाँ पर 1000 की कैपेसिटी साल में है लगभग 900 की। 1000 बांटा, कार्ड की चलिए 1000 में कम से कम कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, हो जाएगा। लेकिन हमने 1000 बांटा। अब इतने पसमानदा दर्द के मारे हैं, अंदर इनकी ज्वाला धड़क रही है, ये भरा हुआ है मुसलमान अपने हक अधिकार के लिए। अब भागता सुन के चलाया, माननीय सच्चा साहब को सुन करके चलाया, माननीय योगी यादव जी को सुन के चलाया, भाई संदीप पांडे जी को सुन करके चलाया। सब लोग आज अहद करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बैनर तले सभी पिछड़ी बिरादरी, सभी पिछड़े लोग भाई अली अनवर अंसारी साहब के पीछे कैदत का काम करेंगे, उनके पीछे चलने का काम करेंगे और लब्बैक बोलेंगे। हम लोग आपस में किसी कंट्रोवर्सी नहीं फंसेंगे। नहीं, आज हमारी एकता को, हमारी ताकत को देख करके विरोधी भी इसमें तमाम विघ्न बाधा डाल सकते हैं। इसलिए हमें उनसे भी होशियार रहना है। जिस तरह से हमारे अधिकार के बारे में माननीय सच्चा साहब ने लिखा है, मैं एक शायरी करना चाहूंगा और आपको नष्ट करना चाहूंगा। माननीय न्यायमूर्ति जी पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर। मेरे साथियों, अपने दिल की जो दर्द थी आपने कलम से दुरुस्त किया है कागज पर। पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, न जाने कितने हैं झूठे बयान कागज पर। पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, न जाने कितने हैं झूठे बयान कागज पर। हम तो फुटपाथ पे रातें गुजारते हैं अभी, हम तो फुटपाथ पे रातें गुजारते हैं अभी। रोज बनते हैं हजारों मकान कागज पर, रोज बनते हैं हजारों मकान। आज हमारी इस ताकत को देख करके वो 15% का मुसलमान पगला गया है और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से हमारे पसमानदा तबके को हंसी मजाक में तफरीह लेकर के हंसी मजाक को उसको मेंटली टॉर्चर करना चाहेगा, इम्पैक्टी कॉम्प्लेक्स बनना चाहेगा, उसे एक साथ कमजोरी के शिकार बनाना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, उससे आप लोगों को उबरना नहीं है। इसके साथ साथ पसमानदा समाज के लोगों को मैं बता दूं, चंद दाने ढूंढने आपके लिए नजर है, इसे सभी हजरात के लिए चंद दाने ढूंढने बस्तियों में जाने गए। हम पसमानदा का ही हाल है, रोज खाते रोज कमाते। चंद दाने ढूंढने बस्तियों में जाने गए, हर सुबह घर से परिंदे जिंदगी लाने गए। साजिशें नाकाम कर दी, अब उनकी साजिशें नाकाम हो जाएगी। दोस्तों, साजिशें नाकाम कर दी, ऐ हवाओं शुक्रिया। साजिशें नाकाम कर दी, ऐ हवाओं शुक्रिया। उठ गई रुख से नकाबे, लोग पहचाने गए, लोग पहचाने गए। इसी बात के साथ में मैं एक बार फिर अपने सभी मेहमान खुसूसी, खास तौर से माननीय सच्चा साहब और भाई अली अनवर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके कहने पर जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी पूरे उत्तर प्रदेश के पसमानदा तबके
लोगों को इकट्ठा करने के लिए मैंने 1 महीना से दौड़ करके आपके उस काम को पूरा किया और माननीय सांसद जी ने अपना भी 20 दिन का वक्त उत्तर प्रदेश में हमारे साथ एक मोहल्ले गांव के चल के साथ देने काम किया। आपको भी मुबारकबाद पेश करता है ये पूरा पसमानदा महाज। इन्हीं बात के साथ मैं यहाँ पर आए सभी सम्मानित हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, किसी तरह की बात आप न सोचिए कि किसी को मन पे जगह नहीं मिली या वहां जगह नहीं मिली। अरे ये दर्द के मारे लोग हैं, इनके दिलों में सबके लिए जगह होती है। इन्हीं की बात साथ में अपनी बात करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।